रिवीजन में अब हम लेबर कॉस्टिंग में आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कॉस्ट के एग्जांपल्स कौन से, तो वो मालूम है हमने बहुत सारी थियोरीज वगैरह उसकी डिस्कस की थी एक पेज में, और उसी में सब वेराइटीज लिखी थी। वहाँ थियोरी एंड प्रैक्टिकल ऐसा लिखा था बहुत जगह पे, तो वही लिस्ट है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मटेरियल के एग्जाम्पल्स का। वो अलग से नहीं दिख रहा हूँ। अब लेबर की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज लेबर कॉस्टिंग? लेबर कॉस्ट के सम्स देखते हैं और उसके कंसेप्ट्स को देखते हैं। अब लेबर कॉस्टिंग के लिए मैंने कुछ बनाया है, देखो जरा। कुछ चीजें हमारे पेम्पलेट में से ली है, देखो। कुछ चीजों को मैंने अलग जगह से लिया है। वो हमको अलग अलग जगह पर से देखना है। मैंने सभी को कंबाइन किया है, इधर देखो सब लोग। चलो, अब लेबर में हमको समय ज्यादा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो रिसेंट कंप्लीट किए हैं चैप्टर्स उसमें लेबर आ रहा है। सबसे लास्ट वाले चैप्टर्स में लेबर एंड ओवरहेड पढ़े थे हम। उसमें उतना ज्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा। लेट अस स्टार्ट विद द लेबर। चलो, लेबर कॉस्टिंग में सबसे पहले वेजेस दो प्रकार से पे किए जाते हैं, सभी को आइडिया है। एक टाइम वेजेस, दूसरा पीस वेजेस। टाइम वेजेस एंड पीस वेजेस में टाइम वेजेस में ऐसा होता है कि जितना टाइम आप काम करते हो मल्टीप्लाइड बाय टाइमली रेट। अब वो आवर वाइज भी हो सकता है, डे वाइज भी हो सकता है, मंथ वाइज भी हो सकता है, बराबर। उससे ज्यादा नहीं जा सकता। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। अगर लेबर कॉस्ट आप टाइम के हिसाब से जाओगे तो, अगर आप आउटपुट के हिसाब से जाओगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दैट इज एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट। पीस रेट का मीनिंग है नॉर्मल पीस रेट। अब इसके अंदर फर्दर दो पार्ट। ये जो पीस रेट है उसके अंदर ये तीन पार्ट है: स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट एंड पीस रेट विद गारंटीड टाइम वेजेस। अब ये ये सब चीजें भी हमने पढ़ी है। स्ट्रेट पीस रेट मीन्स क्या? तो आपने जितने यूनिट्स बनाए मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट आपका जो भी रेट होता है। सर ये पर यूनिट का रेट कैसे निकालते हैं? जिसको हम नॉर्मल पीस रेट बोलते हैं, वो नॉर्मल पीस रेट निकलता कैसे? तो उसका मैंने कैलकुलेशन बताया था। नॉर्मल पीस रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेजेस पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। सपोज आपको ऐसा दिया है कि 1 घंटे का वेज का रेट है 100 रुपया, और आपको ऐसा बताया गया है कि 15 मिनट में 1 यूनिट बनता है। 15 मिनट में 1 यूनिट, तो उसका मीनिंग एनुअल यूनिट्स कितने होंगे? 15 इंटू 4 60 मिनट हो जाते हैं। तो 1 घंटे में 4 यूनिट बनेंगे, तो स्टैंडर्ड आपका प्रोडक्शन पर आवर 4 होगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा करके 25 रुपया आएगा। ये 25 को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल पीस रेट। Are you getting this? What is normal piece rate? Standard wages per hour divided by standard production per hour. अब इसमें मैंने आपको सम सॉल्व करने के फॉर्मेट में मैंने कुछ चीजें बताई थी। जब भी हम इंसेंटिव पे जाएंगे, अभी चलो पहले ये दो खत्म कर लेते हैं। स्ट्रेट पीस रेट, फिर डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट का मीनिंग है कि जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा वेजेस देंगे, जो कम एफिशिएंट है उसको कम देंगे। तो इसको डिफरेंशियल पीस रेट बोलते हैं, बट आपको देंगे पर यूनिट के हिसाब से, बराबर। अब इसमें सबसे पहले हमको एफिशिएंसी निकालनी होती है कि भाई एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने की एक फॉर्मूला है, देखो ये ऐश वाली फॉर्मूला हमने याद की थी। अगर आपको टाइम के हिसाब से जाना है तो ऐश को आउटपुट पसंद है ऐसा हमने बोला था, तो पहले हम ए एस लिख देंगे एंड फिर बाजू में आउटपुट लिख देंगे। तो इट इज एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये वाली फॉर्मूला आउटपुट बेस्ड एफिशिएंसी की फॉर्मूला है। और उसका उल्टा हमने क्या पढ़ा था? सॉतन ऑफ एस, एस ए। और उसको क्या पसंद है? टाइम, दैट इज आवर। तो या तो टाइम ले लो या फिर आवर ले लो, तो एस ए। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, बराबर। किसका? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में अगर टाइम बेस्ड जाना है तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, एंड अगर टाइम बेस्ड जाना है तो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम। इससे आप एफिशिएंसी ढूंढ लो। तो कोई भी सम हो ना, उसका फॉर्मेट है। मैंने आपको शायद फॉर्मेट बताया था, बहुत सारे सम्स हमने वो फॉर्मेट में से देखे थे। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्टैंडर्ड टाइम, अगर टाइम दिया है तो, बी एक्चुअल टाइम, सी इज इक्वल टू एफिशिएंसी, इट इज ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ऐसा करके हम एफिशिएंसी ढूंढते हैं, एंड फिर वेजेस ढूंढते।
चौथे स्टेप में वेजेस, बराबर। याद है आपको कॉलमनर हम टेबल्स बनाते थे, तो वो चीज। तो देखो अब डिफरेंशियल पीस रेट को देखते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट में सबसे पहला है टेलर। ये जो सबसे पहला जो पीस रेट है उसका नाम है टेलर, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। अब टेलर जो है वो क्या बता रहा है कि अगर आप लेस देन 100% एफिशिएंट हो तो आपको पीस रेट कम कर दिया जाएगा सिर्फ 80%। मीन्स आप 99.99% हो ना, तभी भी आपका पीस रेट 20% काट लिया जाएगा। वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप एटलीस्ट 100% या फिर उससे ज्यादा एफिशिएंट हो। अगर एटलीस्ट 100% या ज्यादा एफिशिएंट हो तो आपको कितना दे देंगे, 120% ऑफ नॉर्मल पीस। सो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। ठीक है, तो क्लियर है, चीज समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, जिसमें आपको ग्रेटर देन या इक्वल टू 100% कैपेसिटी पे 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट एंड लेस देन 100% कैपेसिटी पे 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट दिया जाए। अब ये बहुत ही हार्श फॉर्मूला है, हार्श इन द सेंस कि कोई 1% भी कम एफिशिएंट है तो उसका सीधा 40% का गैप होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जैक्टली 100% वाला है उसको 120% मिलेगा, इसको 80% कर दिया जाएगा, तो पीस रेट में 40% का गैप हो जाएगा। तो ये वेरी हार्श फॉर्मूला, उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये फॉर्मूला बनाई गई जिसका नाम है मेरिक। मेरिक ने क्या किया, लेस देन जो 100% था ना उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक लेस देन इक्वल टू 83 और उनको भी एटलीस्ट नॉर्मल पीस रेट तो एश्योर किया ही। मीन्स उसने वो जो 80% वाला था कम करने का वो काम रखा ही नहीं। दूसरा जो 83 से लेकर के 100% तक की एफिशिएंसी वाला है, 100 तक बोल रहा हूं, मीन्स लेस देन इक्वल टू 100, तो वहां वो कितना दे रहा है, 110% दे रहा है। ठीक है, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। एंड तीसरा क्या है, ग्रेटर देन 100% हो तो वो कितना दे रहा है, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। मीन्स अबो 100 वाला यही चीज लिखा है इधर टेलर वाला, बट जो लेस देन 100 वाला था उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया। टेलर बहुत वेजिस कट कर रहा था, उसने एटलीस्ट नॉर्मल पीस रेट एंश्योर्ड किया और 83 से 100 वाले को 110% पीस रेट एंश्योर्ड किया, तो थोड़ा रीजनेबल। अब तीसरा आ रहा है जिसका नाम है गेटास बोनस प्लान। अब ये गेटास बोनस प्लान है ना, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है टाइम वेजेस एंड पीस वेजेस का। वो क्या कर रहा है, वो 100 के आजू बाजू घूम रहा है। अगर 100 से कम परसेंटेज एफिशिएंसी है तो वो बोल रहा है कि आप टाइम रेट ले लो, गारंटीड टाइम रेट। अगर एग्जैक्टली 100% है तो ये क्या बता रहा है, तो भाई ये बता रहा है अप टू 20% बोनस ऑफ टाइम। मीन्स आप समझ लो कि जो भी टाइम वेजेस है, टाइम वेजेस प्लस 20% कर दो सीधा सीधा, ये है 100% पे। और अबो 100 है, सपोज कोई 112% एफिशिएंट है, तो ये क्या बता रहे हैं कि भाई हाई पीस रेट दे दो इनको। क्या दे दो, हाई पीस रेट। मीन्स हाई पीस रेट मीन्स वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और ऐसा पीस रेट सेट किया जाएगा जिससे आपका जो पगार है वो एटलीस्ट 20% से तो ज्यादा ही हो। मीन्स टाइम वेजेस के हिसाब से आपको जो मिलने वाला था उससे वो ज्यादा हो, बराबर। तो दैट काइंड ऑफ हाई पीस रेट आर गिवन। सो दिस इज द गेटास बोनस प्लान। ये हमको क्या बता रहा है, टाइम वेजेस एंड पीस वेजेस का कॉम्बिनेशन। लेस देन 100% टाइम रेट, मोर देन 100%, सॉरी एग्जैक्टली 100% टाइम रेट प्लस 20% एंड मोर देन 100% हाई पीस रेट। ठीक है, फिर है पीस रेट विद गारंटीड टाइम रेट। ये क्या होता है, पीस रेट विद गारंटीड टाइम रेट, ये वाला। इसके अंदर आपको पीस रेट के हिसाब से ही पैसे देते थे, पीस रेट के हिसाब से, बट साथ साथ में वो क्या करते हैं कि सपोज किसी का पीस रेट के हिसाब से पैसा जो मिल रहा है वो इतना होता है कि टाइम वेजेस से भी कम हो जाए। मीन्स एक उदाहरण है कि सपोज 1 घंटे का 50 रुपए के हिसाब से 8 घंटे का 400 रुपया होता है। अब सपोज उसको 1 घंटे में 2 यूनिट बनाने, तो 8 घंटे में 16 यूनिट बनने चाहिए और 16 का उन्होंने रेट रखा है कि जिससे 400 हो जाए, बराबर है। तो अब सपोज कुछ ऐसा हुआ कि उसने 15 यूनिट बनाए या 14 यूनिट बनाए बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ और व्हाटएवर, तो फिर उसको 400 से भी कम मिलेंगे, तो वो बोलेंगे नहीं, पीस रेट के हिसाब से जो मिलता है एक बार ढूंढेंगे,
फिर टाइम रेट के हिसाब से भी ढूंढ लेंगे, एंड दोनों में से जो ज्यादा है ना वो दे देंगे। मीन्स वो क्या करता है, एटलीस्ट क्या एश्योर करता है कि आपको मिनिमम गारंटेड टाइम रेट मिल जाए। सो दैट इज द दिस टाइम रेट विथ गारंटीड पीस रेट विथ गारंटीड टाइम रेट। तो ये वाले 3 टॉपिक है जो हमने कंप्लीट किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और कंसेप्ट पढ़े थे वेजिस में, जिसका नाम था लेबर टर्नओवर। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें हमने लॉजिकली बाइफरकेट किया था कि फर्म्स 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो लोग एक्सपांशन करते हैं, एंड दूसरे लोग जो एक्सपांशन नहीं करते। तो एक्सपांशन जो कर रहे हैं उनके लिए क्या है, जो लोग एक्सपांशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए 3 प्रकार के लेबर टर्नओवर के फॉर्मूलाज। उसमें जो एक्सपांशन कर रहे हैं वो फ्रेश वर्कर्स को लाएंगे, फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी। तो उस वहां एसेशन नाम का एक शब्द यूज होता है, एसेशन मेथड, जहां फ्रेश ये मींस नंबर ऑफ वर्कर्स आर कमिंग इन, इनफ्लो। सो इनफ्लो के हिसाब से लेबर टर्नओवर। दूसरा है सेपरेशन के हिसाब से लेबर टर्नओवर। मींस वर्कर्स कुछ भी रीजन से कंपनी से निकल रहे, या तो खुद रिजाइन कर रहे हैं या फिर आप निकाल रहे हो, उसको सेपरेशंस बोलते हैं। तो सेपरेशंस के हिसाब से लेबर टर्नओवर। और तीसरा ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज एसेशन प्लस सेपरेशन। अब जो कंपनियां एक्सपांशन नहीं करती वो लोग नए वर्कर्स को फ्रेश रिक्रूट नहीं करेंगे, तो एसेशन शब्द नहीं आता है। वहां कौन सा शब्द आता है, वहां शब्द आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स कोई गया तो उसकी जगह नया वर्कर ले आए। तो 10 वर्कर गए, उसकी जगह 10 नए लाए, बट फ्रेश रिक्रूटमेंट नई कोई नहीं। तो वो टाइप की सिचुएशन विदाउट एक्सपेंशन होती है। अब है ना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज लेबर ढूंढना। एवरेज लेबर क्या है, तो यहाँ है ना वर्कर्स की क्वांटिटी लेनी है, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2। वो जो एवरेज क्वांटिटी आ गई वर्कर्स की, वो वर्कर्स की क्वांटिटी जो है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। ऑल दिस 6 फॉर्मूलाज, हर एक में इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो देखो इधर है पहला है विथ एक्सपांशन वाला मुद्दा है, देखो ये वाला। तो यहाँ एडिशन या एसेशन है, एंड यहाँ विदाउट एक्सपेंशन, तो वहां क्या है, रिप्लेसमेंट है। बाकी सेपरेशन दोनों में है देखो, एंड फ्लक्स भी दोनों में है। और फ्लक्स एंड सेपरेशन में सॉरी फ्लक्स में फर्क क्या है, तो फ्लक्स ये दोनों को कंसिडर करता है, रिप्लेसमेंट प्लस एडिशन। इधर ये वाला फ्लक्स सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट को कंसिडर करता है। अभी ना मॉड्यूल में गलत फॉर्मूला लिखी है, मैंने बताया था कि यहाँ मॉड्यूल में नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एडिशंस डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, तो वो डिवाइडेड बाय 2 वाली कोई फॉर्मूला नहीं है, वो गलत है। बराबर, तो मॉड्यूल में भले लिखिए, आप ये चीज याद रखना, फ्लक्स में डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता है। बस, तो ये हो गया एक्सपेंशन एंड विदाउट एक्सपेंशन। बराबर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। लेबर टर्नओवर की ये फॉर्मूला। हाँ, अब लेबर टर्नओवर के जो सम्स है उसमें ये सिंपल लेबर टर्नओवर के सम है। फिर दूसरी जो वैरायटी है ना, उसके अंदर आपको कुछ परसेंटेज दे देते हैं लेबर टर्नओवर की कुछ चीजों के, एंड फिर वो जो परसेंटेज है उसका यूज करके आपको एवरेज लेबर ढूंढना है। एक सम है ऐसा, और वो सम है ना लास्ट डे रिवीजन वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, उसको ध्यान में रखिएगा। क्यों मालूम, क्योंकि वो सम के अंदर आपको विदाउट एक्सपांशन वाली फॉर्मूला एंड विथ एक्सपांशन वाली फॉर्मूला दोनों दिया है। कुछ 3% सेपरेशन दिया था, 5% रिप्लेसमेंट दिया था, तो 3 + 5 8 होता है, बट फ्लक्स उन्होंने 10% दिया, वो वाला सम है। तो उसमें और शायद रिप्लेसमेंट की या सेपरेशन की कुछ फिगर भी दे दी थी। फिर उसका यूज करके आपने टोटल ढूंढना है, एवरेज लेबर, एंड फिर एवरेज लेबर का यूज करके फिर बाकी के परसेंटेज अप्लाई करके दूसरे 2 टर्नओवर ढूंढने। बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, मेरे लास्ट सेशंस में हो गए ये, तो ये इसको जरा ध्यान से सम को देख लेना, लास्ट डे रिवीजन वाला सम। चलो फिर और वेराइटी कौन सी है, सिंपल से आपको नंबर दे देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे, एवरेज लेना है। तीसरी वेराइटी इसके अंदर लेबर टर्नओवर की, लेबर टर्नओवर की कॉस्ट ढूंढनी है, ऐसा आएगा। तो लेबर टर्नओवर की कॉस्ट के अंदर उन्होंने ना चार कॉस्ट तो दे दी थी कि भाई हमने इंटरव्यू रखा,
या फिर सपोज उनको हमको फिक्स कमिटमेंट कुछ चार्जेस देने पड़े, ऐसे कुछ 3-4 खर्चे, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी वगैरह, तो वो 4 खर्चे आपको लिखने हैं। प्लस उन्होंने बताया कि ड्यू टू दिस लेबर टर्नओवर कुछ 1 लाख पोटेंशियल आवर्स लॉस्ट हो गए, और आपको पिछले पीरियड का सेल्स, पिछले पीरियड के आवर्स, पिछले पीरियड का पीवी रेशियो दिया। तो हमको क्या करना है, पिछले पीरियड का सपोज 4,30,000 आवर्स है, उसमें 83,300,000 का सेल्स होता है, तो सपोज 1 लाख आवर्स हमारे लॉस्ट हुए, उसमें कितना सेल गया, तो वो हम लिख लेंगे सेल्स लॉस्ट। एंड फिर वो सेल्स लॉस्ट को उन्होंने परसेंटेज दिए है कुछ, है ना, पीवी रेशियो के, वो पीवी रेशियो के परसेंटेज से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमको कंट्रीब्यूशन लॉस मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अ लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो बड़ा अच्छा सम है, 5 लाख जवाब आता है, बहुत अच्छा बढ़िया सम है, अभी हमने किया है तो ये सब फिगर्स के साथ हमको याद है बराबर, बट वो भी लास्ट डे रिवीजन वाला सम। तो 4 गिन के सम दिए, उसमें से 2 आपको एग्जाम के अगले दिन देखने, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो फिर ये नॉर्मल सम्स है, टेलर, मैरिक और गेटास का एक एक सम है, देख लेना, इट्स ओके। इंपॉर्टेंट चीज है इंसेंटिव स्कीम्स। आपको जो ज्यादातर सम इधर पूछे जाते हैं वो हेल्सी रोवन के पूछे जाते हैं, इंसेंटिव स्कीम्स। तो हेल्सी वेयर, रोवन एंड बार्थ, ऐसी 4 फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि हेल्सी क्या करता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो देता ही देता है, कितने आवर काम किया। ये लोग पीस रेट नहीं देते, वो टाइम बेसिस पे देते हैं। तो कितने आवर्स काम किया मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, वो तो देंगे ही देंगे, बट आपने कितना टाइम सेव किया वो ढूंढेंगे। फिर वो टाइम सेव किया, उसकी वजह से कितने वेजेस सेव हुए वो ढूंढना है, और वो जितना सेव हुआ उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा। हेल्सी जो सेविंग हुआ उसका कितना 50% देता है, हेल्सी वेयर कितना देता है 1/3 देता है, एंड रॉबन क्या करता है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, उतना प्रोपोर्शन देता है। रॉबन ने जो प्रोपोर्शन टा वाला डिसाइड किया है बड़ा सोच के किया है कि कुछ लेवल के बाद अगर आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो आपको इनडायरेक्टली डिस्करेज भी करेगा, इनडायरेक्टली क्या करेगा, डिस्करेज करेगा। सो दैट इज द रॉबन। तो देखो तीनों में कुछ चीजें कॉमन बता देता हूं। टाइम टेकन टाइम रेट इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तीनों में, हेल्सी वेयर एंड रॉबन में। दूसरा टाइम सेव इनटू टाइम रेट का कुछ परसेंट ये भी देता है, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट का कुछ परसेंट ये भी देता है, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट का कुछ परसेंट ये भी देता है। अब डिफरेंस दिखा रहा हूं, डिफरेंस क्या है, हेल्सी ये जो टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट है उसका 1/2 देता है 50%, ये हेल्सी वेयर कितना देता है 1/3 देता है, एंड ये जो रॉवन है वो कितना देता है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड देता है, बराबर, ये प्रोपोर्शन है बराबर। हेल्सी को मैं पटेल बोल रहा हूँ, रोवन को बनिया बोल रहा हूँ, हेल्सी वेयर को बनिए से शादी किया हुआ पटेल, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना, कुछ मस्ती मस्ती में याद रखने के लिए बहुत बहुत चीजें बोले हैं, बट इसको इग्नोर करते हैं। बार्थ की जो फॉर्मूला है वो कैसे बनी है, तो टाइम टेकन एंड टाइम अलाउड, 2 टाइम है, 2 टाइम का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कुछ बड़ी फिगर हो जाएगी, वो फिगर को कम करने के लिए उसको अंडर रूट करो, बराबर, मींस टाइम एक अंडर रूट वाली फिगर आ गई, फिर उसको टाइम रेट से मल्टीप्लाइड कर दो, दैट इज द बार्थ। आर यू गेटिंग? सो वेजेस एज पर हेल्सी, रोवन, हेल्सी वेयर एंड बार्थ, इसकी फॉर्मूला हमने पढ़ ली। उसके बाद आता है ग्रुप इंसेंटिव। अब ग्रुप इंसेंटिव में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोनस। मीन सपोज जॉब कॉस्टिंग वाली इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ 10-12 वर्कर है, उनका ग्रुप है, और उनको एक जॉब दी जाती है, और जो वो जॉब करने के लिए कुछ काम दिया जाए, दिन दिए जाते हैं कि भाई 12 दिन में या 15 दिन में आप काम कंप्लीट करो। अब 15 दिन मल्टीप्लाइड बाय दिन के 8 आवर्स, 120 घंटे दिन के, एंड ऐसे 20 वर्कर या 10 वर्कर, सो 120 इंटू 10, 1200 घंटे हमको हर रोज के मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है पूरे साल का, सॉरी पूरे पीरियड का, कि वो पीरियड में इतने आवर्स है। अब उसके मुकाबले सपोज आपने वो 15 दिन का काम 12 दिनों में कंप्लीट कर लिया, तो 3 दिन बचा है, तो कितने आवर्स बचे, जितने आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट के हिसाब से उतना वेजेस भी बचा, वो वेजेस में से आपको कुछ पोर्शन बोनस के तौर पे दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोनस। ये बोनस किसी अकेले को नहीं मिलता है, पूरे ग्रुप को मिलता है। अब वो जो ग्रुप बोनस है उसके अंदर बहुत सारी सिस्टम्स है, उसमें आपको 3 प्रकार की वैरायटी है।
उसमें एक है रकर प्लान, एक है स्कैनलन प्लान, एंड तीसरा एक अलग से बोनस फॉर इंडिविजुअल वर्कर वाला एक सम है, जिसमें आपको वो रेट ढूंढना है, एंड फिर रेट के हिसाब से 2 वर्कर दिए हैं अलग से, तो उनको कितना वेजेस देना है, एक सम हमने सॉल्व किया था लास्ट दिन में। वेजेस में हमने ये जो बोनस वाले सम्स थे मिसलेनियस में ये आता था, उसमें से हमने सॉल्व किया था। अब मैं पहले आपको रकर प्लान एंड स्कैनलन प्लान के बारे में बता देता हूँ। अब है ना, दोनों का क्या मानना है, रकर प्लान वाला और स्कैनलन प्लान वाला, दोनों क्या बता रहे हैं मालूम, कि आप है ना कुछ पिछले सालों का एवरेज निकाल दो, पिछले 3 साल का एवरेज निकालो, मीन्स सेल्स के मुकाबले आपका वेजेस कितना हो रहा है। अभी मैं स्कैनलन समझा रहा हूं, तो आप क्या करो, पिछले 3 साल का सेल्स का टोटल करो, पिछले 3 साल का वेजेस का टोटल करो, फिर वेजेस के टोटल को सेल्स के टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, तो वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मिलेगा। सो पिछले 3 साल का वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना आ रहा है, सपोज 40 आ रहा है, सेल्स 100 रुपया है तो वेजेस आपका 40 आ रहा है। अब आप करंट ईयर का वेजेस एंड सेल्स का कंपैरिजन चेक करो, सपोज करंट ईयर सेल्स है आपका 200 का 40% मींस 80 वेजेस होने चाहिए, और आपको वेजेस दिए हैं 70 सपोज, तो आपके 10 वेजेस बचे 10, दैट माइट बी 1000 और लाख और व्हाटएवर। अब ये जो बचा ना, वो क्यों बचा, बिकॉज योर एफिशिएंसी इज इंप्रूव, आपने कम समय में काम कंप्लीट किया, ज्यादा एफिशिएंसी से किया, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिला। तो स्कैनलन क्या बताता है, जितना रुपया आपने बचाया सभी आपको रिवॉर्ड के तौर, तो दैट इज बोनस एज पर स्कैनलन। वो क्या होता है कि आप क्या करो, करंट ईयर का सेल्स मल्टीप्लाइड बाय वो जो परसेंटेज हमने ढूंढे थे वो लगाओ, उतना वेजेस मिलना चाहिए, उसके सामने आपने कितना वेजेस दे दिया वो माइनस कर दो, बाकी का जो डिफरेंस बच रहा है, जो बचा वो पूरा जितना बचा उतना आप क्या कर दो, आप बोनस के तौर पे दे दो। उसमें एक ऐसी सब ट्रीटमेंट आती है कि उसमें ऐसा बताते हैं कि सपोज वो लोग बोलेंगे कि पूरा वेजेस अभी बोनस, सॉरी पूरा अमाउंट अभी बोनस के तौर पे मत दो, उसमें से कुछ साइड पे रखो बोनस इक्वलाइजेशन फंड में, और बाकी का भी दे दो। तो वो बोलेंगे कि सपोज 60% दे दो, सपोज 40% आप बोनस दे, सॉरी बोनस इक्वलाइजेशन के लिए रखो, तो उतना 40% आपको साइड पे रखना है, एंड बाकी का 60% आपको क्या करना है, you have to give them as a wages। तो ये स्कैनलन है। अब ये सेम कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ दैट क्या बोलते हैं उसको, वेजेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, यहां वेजेस एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड, ये वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड को आप कंसिडर करके करो तो उसको रकर बोलेंगे, रकर बोलेंगे, बराबर। तो यहाँ क्या करना है, देखो वैल्यू एडेड इज अ टोटल ऑफ, हाँ बाय द वे व्हाट इज वैल्यू एडेड वो मैं समझा देता हूँ। वैल्यू एडेड मींस सेल्स में से आप मटेरियल का खर्चा माइनस कर दो, जो बचे वो आपका वैल्यू एडेड। मींस अल्टीमेटली वैल्यू एडेड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, लेबर, ओवरहेड एंड प्रॉफिट, ये 3 का टोटल दैट इज वैल्यू एडेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेजेस एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड ढूंढना है, बराबर। इंस्टेड ऑफ वेजेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आपको क्या करना है, वेजेस एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड। सेम कंसेप्ट, उसको रकर प्लान बोलते हैं। इसको थोड़ा इंप्रूव कर किया, वो है स्कैनलन हो गया। क्लियर है? तो ये दोनों प्लान आपको ग्रुप बोनस के अंदर आते हैं, वेजेस में रकर प्लान एंड स्कैनलन प्लान, ये आपको याद रखना है। चलो, तो टर्नओवर हो गया। एक ये फॉर्मूला मेरे को एक्स्ट्रा करानी है, कुछ बार हमने ऐसे सम्स देखे हैं कि आपको पूछ लिया सीधा इमर्सन। अब ये इमर्सन का सम तो मैंने नहीं कराया, हमारे मॉड्यूल में भी उसकी फॉर्मूला नहीं है, बट पास्ट में एक बार शायद पूछी थी, या फिर अभी नए मॉड्यूल में अपडेट की हो, तो मैं इमर्सन समझा देता हूँ। इमर्सन है ना टाइम वेजेस वाला है, वो टाइम के हिसाब से वेजेस देता है, और ये भी एफिशिएंसी बेस्ड कंसेप्ट ही है, मींस इंसेंटिव स्कीम ही है, बट ये टाइम वेजेस दे रहा है। मींस वो क्या दे रहा है, देखो तो कि अगर आपकी एफिशिएंसी 66.67 से कम है, 2/3 से कम है, तो आपको टाइम वेजेस मिलेगा, टाइम टेकन इनटू टाइम वेज। ये 66.67 से 100 तक। अब है ना, देखो हमने ऊपर ऐसा एक दूसरा प्लान भी पढ़ा है, ये रहा देखो, मैरिक। मैरिक में क्या है, 83 से 100 एंड 100 के अबो है, जबकि इमर्सन में क्या है, बट वो जो मैरिक था उसमें नॉर्मल पीस रेट है, पीस रेट के हिसाब से, जबकि इमर्सन आपको टाइम के हिसाब से देता है। देखो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम वेजेस मिलेगा, फिर ये
66 से 100 के बीच में आपको कितना मिलेगा, टाइम वेजेस प्लस अप टू 20%। एंड यहाँ क्या, 100 के ऊपर टाइम वेजेस प्लस 20% बोनस प्लस 1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी अबव 100। एक सम में आपको ऐसा दिया भी था, बराबर। तो ये इमर्सन का प्लान है, टाइम वेजेस बेस्ड प्लान, बराबर है। अब ग्रुप बोनस के बारे में आपको शायद कोई जगह पे कोई राइटिंग ना मिले, तो मैंने यहाँ लिखा है, इट इज द बोनस विच इज प्रोवाइडेड टू ग्रुप ऑफ वर्कर्स टू हुम वर्क इज असाइंड सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट, बट दे कंप्लीट दैट टास्क इवन बिफोर द टाइम अलाउड। सो ये बैकग्राउंड है कि आपको ग्रुप में बोनस कब मिलता है, तो ग्रुप में जितने दिनों में टाइम मींस काम कंप्लीट करना था उससे कम दिनों में आपने काम कंप्लीट कर दिया, तो जो आपने आवर्स बचा है उसका आपको मिलता है ग्रुप बोनस। दूसरा, so the labor cost can be saved for the period by which the task complete early. So employer provides bonus from labor cost saved by that gang or a group. Now group bonus concept mainly followed by the industry in which job costing is followed. क्यों? क्योंकि job costing में ही ये concept आएगा group bonus वाला। And it is distributed amongst the worker based on their either their wages or by methods previously decided by the employer. मीन्स उनको वेजेस किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, सपोज उन्होंने सभी ने मिला के 50,000 बचाए, तो 50,000 को वो 10 वर्कर को डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 10 करेंगे? नहीं भाई, कुछ स्किल्ड वर्कर होंगे, कुछ सेमी स्किल्ड होंगे, कुछ अनस्किल्ड होंगे, उनको उनके वेजेस के प्रोपोर्शन में बांटेंगे, या फिर एम्प्लॉयर ने कोई दूसरी मेथड पहले से सजेस्ट की होगी तो वो फॉलो करके करेंगे। तो ये था आपका ग्रुप बोनस के रिलेटेड राइटिंग। अब है ना, इसके अंदर एक और चीज बची है, शायद मैं देख लेता हूँ। यस, ये जो है ना वेरियस मेथड्स, आप देखो मोस्टली सब हमने डिस्कस कर लिया, टाइम वेजेस, पीस वेजेस, बोनस, उसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट शेयरिंग, ये क्या होता है? वर्कर्स को प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं कि आपको पगार तो मिलेगा बट प्रॉफिट में भी 2% या 5% आपके। कुछ एंथुसियास्टिक वर्कर होते हैं, ज्यादा नॉर्मली ये लोग मार्केटिंग में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों को ऐसा दिया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा है को पार्टनरशिप, पार्टनर जैसा ही उनको सब सम्मान मिलेगा, तो वो को पार्टनरशिप है पगार के अलावा। फिर है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसमें क्या दिया जाता है? अब बीकॉम में ना इसके बेस पे सम्स पूछे जाते हैं, आपको वेजेस ढूंढना है, बट वेजेस में नॉर्मल वेजेस, टाइम वेजेस आपको दे देंगे, फिर कुछ अलाउंसेस वगैरह देंगे, परक्विजिट जिसकी कैश वैल्यू होंगी वो दे देंगे, बट कुछ चीजें ऐसी होगी जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आपको घर दिया और वो घर का किराया सपोज वो एरिया में 10,000 रुपया, आपका घर आपको 2,000 किराए में दे दिए, तो आपको जो 8,000 रुपया आपके जो बचे वो आपका परक्विजिट माना जाता है। तो वो भी चीजें रियल में नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव को भी ऐड करके आपको आपका वेजेस ढूंढना है। अगर आपको टोटल वेजेस ढूंढना है तो आपको ये सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो वो आपको सैलरी आता है इनकम टैक्स में, तो उस हिसाब से यू विल एबल टू कंक्लूड दैट। तो चलो यहाँ ये सब चीजें कंप्लीट हो गई, स्कैनलन से लेकर के सब कुछ। अब है ना, आइडियली वेजेस आर डन विथ। अब वेजेस में कौन कौन से प्रकार के सम आते हैं, तो चलो सबसे पहले मैंने टर्नओवर के सम बताए, 3 वैरायटी बता दी। एक में कौन सा था, 2 अलग अलग परसेंटेज दिए थे, एक विथ एक्सपांशन एक विदाउट एक्सपांशन वाला, उसमें एवरेज लेबर नहीं था, तो वो। तो सबसे पहली वैरायटी, चलो मैंने यहां लिख देता हूं, पहली वैरायटी सिंपल, सिंपल वाले सम। फिर दूसरी वैरायटी क्या, मिसिंग फिगर, या फिर आपको परसेंटेज दे देंगे। मिसिंग फिगर, पहले मिसिंग फिगर लिखता हूं। मिसिंग फिगर में क्या होगा, एवरेज लेबर नहीं दिया होगा। एंड तीसरी वैरायटी में कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, वो कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था, सेल्स लॉस्ट वाला। तो ये 3 प्रकार के सम लेबर टर्नओवर के आते हैं, ठीक है। फिर यहां तो आपको मालूम ही है, ये टेलर, मैरिक एंड गेटास तो आता है, बराबर, नॉर्मल सम है, बहुत ज्यादा उतने काम के नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हेल्सी एंड रोवन। आपको लेबर कॉस्ट अगर 100 मार्क का पूछते हैं तो हेल्सी रोवन उसमें से 65 प्लस मार्क के आएंगे, तो उतना ज्यादा वेटेज है। लेबर कॉस्टिंग का कोई भी सम होगा उसका 60% चांस है हेल्सी रोवन बेस हो, और उसमें बहुत वैरायटी है। याद हो तो हमने हेल्सी रोवन की कितनी जबरदस्त वैरायटी की है। हमने हेल्सी रोवन का नॉर्मल सम किया, बहुत सारे सम्स में शायद टाइम अलाउड नहीं दिया था, कुछ सम में टाइम टेकन नहीं दिया था, कुछ सम में टाइम रेट नहीं दिया था, तो वो ढूंढने वाले सम्स मींस इधर भी मैं हेल्सी रोवन में वैरायटी बताऊं तो बेसिक,
फिर दूसरा मिसिंग फिगर, फिर तीसरा फैक्ट्री कॉस्ट वाले सम आते थे इसके अंदर, मालूम है, फैक्ट्री कॉस्ट वाले सम, उसी में मिसिंग फिगर को भी साइड कर लेते थे वो लोग। फिर चौथी वैरायटी क्या होती थी कि आपको है ना हेल्सी के तौर पे दिया है, एंड अब उसकी जगह आपको रोवन के तौर पे देते तो कितना देना पड़ता है, एंड अगर आपको रोवन के तौर पे दिया है तो उसकी जगह आप हेल्सी के तौर पे देते तो कितना देना है, ये वाला वैरायटी। अब ऐसा भी पूछते हैं, आपको कोई एक दे देंगे टाइम टेकन टाइम अलाउड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद मैंने नहीं डिस्कस की, सर टाइम अलाउड कैसे मालूम पड़ता है, व्हाट इज टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड इज टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम टेकन तो आपको दे देंगे 8 आवर्स या जो भी दिया होगा वो दे दिया होगा, बट व्हाट इज टाइम अलाउड, तो उसमें ना आपको सम में आपको देंगे कि भाई ये यूनिट बनाने के लिए इतना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, मीन सपोज 20 मिनट लगता है एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम, तो 1 घंटे में 3 यूनिट बनेंगे और 8 घंटे में 24 बनते हैं। अब किसी ने 32 यूनिट बना दिए, तो अब कैसे करेंगे 32 यूनिट को, या फिर 33 यूनिट बना दिए किसी ने, तो हम क्या करेंगे 33 यूनिट के लिए कितने आवर्स चाहिए भाई, देखिए आवर के हिसाब से 3 चाहिए, मीन्स 1 घंटे में 3 यूनिट बनेंगे, तो 33 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो 11 घंटे का काम किया उसने, बट कितने घंटे में खत्म कर दिया, 8 घंटे में। सो हाउ मच आवर्स ही सेव्ड, 3 आवर्स। सो टाइम अलाउड कैसे ढूंढते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो आपको मिनटों में दिया है, मिनट्स, वो मिनट्स के कन्वर्जन वाले सम हमने पढ़े। एक सम तो गजब का था, उसके अंदर ऐसा कहा था कि आप है ना इंसेंटिव वेजेस में टाइम अलाउड ऐड कर दी, रेगुलर में आपको टाइम अलाउड 20 मिनट था, बट इंसेंटिव वाले में 25% ऐड कर दी, तो 20 की जगह 25 मिनट टाइम अलाउड हो गया एक यूनिट बनाने का। फिर आपने सपोज कुछ 100 यूनिट बनाए तो 100 × 25 करके आपको टोटल मिलेगा, फिर उसको 60 से डिवाइड करके टाइम अलाउड इन टर्म्स ऑफ आवर्स मिलेगा। फिर आपको मालूम है उसमें एक और वेराइटी भी थी, एक सम ऐसा आता था जिसमें मैथमेटिक्स का यूज था, वो हम फैक्टर्स यूज करते थे, और फैक्टर्स में 2 वैल्यू आती थी, या तो आप 65 तक जा सकते थे या फिर 35 या ऐसा कुछ आ रहा था, बट आपका टाइम टेकन 48 आवर्स था। तो फिर हमने क्या किया, वो हायर वाली फिगर नहीं ली, लोअर वाली फिगर ली, याद है आपको। तो जबरदस्त वेराइटी है हेल्सी रोवन का, हमारे पास जितना वेराइटी हमने जो किया, शायद इट कवर्स ऑल प्रोफेशनल कोर्स रिलेटेड एग्जाम्पल, सभी चीजें आ गई। आप कुछ भी, कोई भी बुक रेंडमली खोल सकते हो लेबर में और हेल्सी रोवन देखो, आई एम टेलिंग यू कोई भी सम आप कर सकते हो, ऐसा है। तो हेल्सी रोवन वी हैव कंप्लीटेड। इसके एग्जांपल्स की वैरायटी मैंने बता दी आपको। बार्थ और हेल्सीवेयर बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर ये मेथड्स में मैंने आपको समझा दिया, स्कैनलन प्लान समझा दिया, ये इमर्जन समझा दिया, और ग्रुप बोनस। अब है ना इसमें बहुत सारे मिसलेनियस सम, बहुत सारे। देखो मैं लेबर की टोटल वैरायटी बोल देता हूँ, हेल्सी रोवन 1 वैरायटी, दूसरा क्या लेबर टर्नओवर, सेकेंड वैरायटी, तीसरी वैरायटी कौन सी, तो भाई ये जो स्कैनलन प्लान एंड रकर प्लान, तीसरी वैरायटी, बराबर। चौथी वैरायटी में कौन आएगा, वो पीस रेट वाले आएंगे, बराबर, वो टेलर है, मैरिक है वगैरह। पांचवी वैरायटी में क्या आएगा, तो मिसलेनियस वैरायटी। अब ये मिसलेनियस वैरायटी में क्या है, कुछ भी पूछते हैं, एफिशिएंसी ढूंढने का सम होता है, टोटल वेजेस ढूंढने का सम होता है, बहुत रैंडम सम है। जो लास्ट दिन का मेरा लेक्चर था ना, उसमें मैंने उसके बहुत सारे सम्स कराए थे, और शायद वो कम टाइम में रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप वो लेक्चर को देखना शांति से 1-2 बार, बहुत कम समय में, क्योंकि मैक्सिमम सम हमने देखे थे उसमें, बहुत सम किए थे, बहुत कम किए थे, तो मैक्सिमम हमने देखे थे तो कम समय में हो गया, बट आप वो देखिएगा लेक्चर। मिसलेनियस की बहुत ज्यादा वैरायटी, उसमें कुछ सम्स में आपको मालूम है स्केल डाउन दिया था, इतने से इतने परसेंटेज अगर आपकी एफिशिएंसी हो ना तो इतना वेजेस, उससे ज्यादा हो तो इतना तो सही, बट उसके आगे भी मिलेगा, ऐसा। तो ऐसा कुछ था, कुछ सम में क्या था कि आप ये 130% वाली रेंज में आ रहे हो तो ये वेजेस, 115% वाली रेंज में आ रहे हो तो ये वेजेस डायरेक्टली। कुछ में क्या 115 वाले तक तो देना ही देना है, और उसके ऊपर जाओ तो ये देना है। तो ऐसा बहुत सारे वैरायटी वाले सम्स थे इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मेरे हिसाब से वो देखिएगा, आज मैंने जानबूझ के कोई सम्स को टारगेट नहीं किया है, बट मैं सम्स की वैरायटी आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कंसेप्ट लॉजिकली आपका ना छूटे, वो मेरा प्रयत्न रहेगा। अब यहाँ थ्योरी में क्या आता है, थ्योरी में लेबर टर्नओवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेबर टर्नओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा
प्रीमियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर टाइम, ओवर टाइम वाला सम। ओवर टाइम इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, लेबर टर्नओवर, फिर ये ओवर टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर आपको लेबर के अंदर ये जो ग्रुप बोनस का मैंने थोड़ा बताया वो, फिर स्कैनलन एंड रकर की थियरी, वो आपको 3 मार्क में 2 मार्क में सीधा 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 ही पूछ लेंगे, एक्सप्लेन अबाउट द स्कैनलन प्लान, एक्सप्लेन अबाउट द रकर प्लान। तो ये जो वेराइटीज है लेबर की, वो बड़ी काम की है। अब जब मैं लेबर टर्नओवर बोलता हूं तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट आते हैं सब आ जाएंगे, कि रीजंस ऑफ लेबर टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, हाउ टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, बराबर, वगैरह वगैरह, बराबर। तो ये बड़ी वेराइटीज है लेबर में, मैक्सिमम ये सब वेराइटीज, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेबर खत्म हुआ। लेबर के बाद ओवरहेड नाम का चैप्टर। अब ये ओवरहेड क्या है, तो देखो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पक्के हैं ये 3 चैप्टर के, हर एक के एक सम 8-8 मार्क के आएंगे मिनिमम। 24 मार्क का 40 में से तो एग्जाम्पल का ही वेटेज है, 8 के नहीं आए तो 6-6 मार्क के आएंगे, बाकी का एमसीक्यू में सेट करेंगे। बट ये तीनों चैप्टर के मिनिमम 8-8 मार्क के वेटेज समझो। इंटी, नॉन इंटी, रिकंसिलिएशन, ये 3 में से कोई एक का 8 मार्क का वेटेज समझो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन थियोरी में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों की थियोरी, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट की थियोरी, डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल्स, बराबर, ये काम का है। तो ये है ना पूरा गुच्छा है जो सिंपल है बट थोड़ा लंबा है टॉपिक्स, बट आपको ज्यादा मार्क रिवॉर्ड करके दे देंगे, 40 मार्क। और ये उन्होंने रफली दिया है 40 मार्क। अगर मैं निकालूं चैप्टर वाइज तो जरूर नहीं कि 40 मार्क हो रहा है, कभी कभी ये ग्रुप में से 45-48 मार्क का भी पूछा, ऐसा भी होता है। सो ऐसा जरूर नहीं कि उन्होंने बोल दिया मीन्स ऐसा ही आएगा। ओके, अब चलो ओवरहेड नाम का चैप्टर में समझाता हूं। व्हाट इज ओवरहेड्स? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके टोटल को ओवरहेड्स बोलते हैं। देखो मैंने लिखा है इधर, इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब है ना कॉस्ट शीट में भी मैंने अलग से बताया कि देखो प्राइम कॉस्ट तक का सब डायरेक्ट है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड एसएनडी ओवरहेड है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ओवरहेड्स। फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, फिर कॉस्ट का एक ये एलिमेंट वाइज मैंने क्लासिफिकेशन किया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, और एलिमेंट को फर्दर मैंने ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से बांटा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसमें डायरेक्ट वाले को इकट्ठा किया उसको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, एंड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट को इकट्ठा किया उसको ही हम बोलेंगे ओवरहेड्स। अब है ना ओवरहेड्स अराउंड 20% वेटेज होता है ओवरऑल कॉस्टिंग में। कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टिंग आप देख लो, जनरल है, कुछ कंपनियों में ओवरहेड ज्यादा भी होते हैं, और जहां ओवरहेड ज्यादा होते हैं ना, समझ लो वो कंपनीज बैडली मैनेज हो रही है। ओवरहेड्स कम होने चाहिए, ज्यादा हो रहे हैं तो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। अब उसके एग्जांपल्स की टाइप देख लो। नॉर्मली ये लास्ट डिस्कस करता हूं, इधर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 6 टाइप की वैरायटी के साथ गिन के कुछ वेराइटीज है। उसमें एक है अलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट वाली वैरायटी। दूसरी वैरायटी है जिसमें मेथड्स ऑफ एब्सॉर्प्शन, जिसमें वो 6 मेथड है, वैसे तो 7 है बट मैंने 6 ज्यादा काम किए। ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, मशीन ओवर रेट, लेबर ओवर रेट एंड ओवरहेड पर यूनिट। फिर उसकी ट्रीटमेंट है अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन। वो एब्सॉर्प्शन कर लिया, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करो तो आपको अंडर एब्सॉर्प्शन या ओवर एब्सॉर्प्शन मिलेगा। अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन है, उसकी ट्रीटमेंट आती है। देयर आर 3 ट्रीटमेंट्स। एक क्या है, कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। दूसरा क्या है, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल। एंड तीसरा क्या है, यूज द सप्लीमेंट्री रेट। कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड तो नॉर्मली हम यूज ही नहीं करते, मैचिंग कंसेप्ट को हर्ट कर लेता है वो। दूसरा क्या है, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल, वो कब यूज करना है, जब अमाउंट कम हो, अंडर एब्सॉर्प्शन की या ओवर एब्सॉर्प्शन की। एंड सप्लीमेंट्री रेट कब यूज करना है, जब अमाउंट ज्यादा हो। अब सप्लीमेंट्री रेट में भी फैक्ट्री ओवरहेड को एब्सॉर्ब करने में आपको डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स एंड सीओएस का प्रोपोर्शन निकालना है, आइदर यूनिट का या अमाउंट का, एंड फिर वो उसमें बांटना है। फिर एडमिन में क्या करना है, तो डब्ल्यूआईपी छोड़ दो, फिनिश गुड्स एंड सीओएस के प्रोपोर्शन में बांटना है। एंड एसएनडी का अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन हो तो सीधा सीधा सीओएस में ही ले जाना है। तो ये चीज है आपकी एब्सॉर्प्शन। सो अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, फिर मेथड ऑफ एब्सॉर्प्शन, फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। इसी में एक कंसेप्ट आता है मशीन ओवर रेट। सबसे टेक्निकल सम्स इसके हैं, कुछ 3 या 4 सम भारी है उसमें। मैंने ये मटेरियल में, मेरे ये रिवीजन मटेरियल में एक एग्जांपल आपका 18 नंबर का रखा है मशीन ओवर रेट का।
मेरे को सिर्फ वही एग्जाम्पल रखने का इच्छा हुआ कि ये होना चाहिए, आज रिवीजन लेक्चर में भी वो सम का डिस्कशन होना चाहिए, सो दैट इज वाई वो सम मैंने रखा है। ये पूरा रिवीजन का है ना, 27 पेज का कुछ है, ये 27 या 28 पेज का। मैं आपको एक बार लेक्चर खत्म होगा, मैं आपको सभी को ये भेज देने वाला हूँ उसका पीडीएफ। दूसरा भी पीडीएफ है जिसमें इंटी नॉन इंटी रिकंसिलिएशन और वो सब चैप्टर है, 9-10 पेज का, वो भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। और अभी ये नेक्स्ट 1 आवर में ये सभी चीजें खत्म भी हो जाएगी। आपको लगेगा कि सर इतना, हाँ, मटेरियल में हमको टाइम इसलिए लगा कि वो सबसे पुराना चैप्टर हमने पढ़ा, 3 महीने 4 महीने पहले पढ़ा। अभी ये सब चैप्टर से ऐसे है जो रिसेंटली पढ़े हैं, तो आपको क्विकली ये सब रिकैप होंगे। तो चलो, मशीन आवर रेट। अब मशीन आवर रेट में है ना क्या कंसेप्ट है मालूम है? वैसे हमको मालूम है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, ऐसा करके मशीन आवर रेट आता है। बट यहाँ है ना एक शब्द है ब्लैंकेट ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट। ब्लैंकेट का मीनिंग पूरी कंपनी में एक ही मशीन आवर रेट, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। अब इसमें ये जो फॉर्मूला थी ओरिजिनल, वो तो फॉर्मूला थी ही, दैट इज बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बट फिर उन्होंने ओवरहेड को बांटा फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग। फिक्स ओवरहेड को किससे डिवाइड करना है? नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स। एंड वेरिएबल ओवरहेड को किससे डिवाइड करना है? एक्चुअल वेरिएबल एक्चुअल आवर्स यूटिलाइज। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव रेट है। मैं अभी उसका एक दिखाता हूँ, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको आइडिया आ जाएगा। फिर एसएनडी ओवरहेड के कुछ सम्स है, एक सम है, एक या दो सम। एंड लास्ट है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में कुछ भी आता है, 5 या 6 सम। ये मिसलेनियस वाला एंड मशीन आवर रेट वाला, ये जो वेराइटी है ना, लास्ट 2 लेक्चर में हुई है मेरी, और उसमें मोस्टली मैंने एक्सप्लेन किया है। मिसलेनियस वाला तो जबरदस्त है, 5 या 6 सम है, आपको पढ़ के जस्ट अपने हिसाब से ट्रीटमेंट बतानी कि ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है वगैरह। मीन्स जिनको पक्का ओवरहेड का नॉलेज है वो बंदा वो जवाब दे सकता है। बाकी नॉर्मल स्टाइल के सम ही नहीं, मीन्स अपोर्शन हो, रीअपोर्शन हो, ऐसा कुछ नहीं। ओवरहेड में एक और टॉपिक भी आता है, मैंने लिखा नहीं इधर, बट ये टॉपिक 3 जगह में कॉमन में आता है, वो है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप चाहो तो इधर मैं 7वां नंबर लगा सकता हूँ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का सेग्रीगेशन, और उसमें 5 मेथड है। अब मैंने वो इधर कवर कर लिया, बाकी ये आपको आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में भी, और यही चीज आती है आपको फ्लेक्सिबल बजट में, बजटरी कंट्रोल। सो ये टॉपिक मैंने अभी इधर कवर कर लिया, तो वो 2 टॉपिक मीन्स दूसरे 2 टॉपिक अलग अलग चैप्टर में कवर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे टोटल 7 वैरायटी के समय। 7वीं वैरायटी कौन सी? मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स कुछ भी, नॉलेज बेस, बराबर है। तो चलो अब इसमें मैं आपको सबसे पहले मेरे पास जो जो लिखा है वो उस पर ले जाता हूँ। सबसे पहले एब्सॉर्प्शन पे ले जाता हूँ। एब्सॉर्प्शन का मीनिंग होता है टू चार्ज, टू रिकवर, टू रिलेट, टू लिंक, टू कनेक्ट, टू अप्लाई, 6-7 नाम है। अब करना क्या होता है, देखो, ओवरहेड एक तरफ आप इंकर्ड करते हो, दूसरी तरफ आप रिकवर करते हो। इंकर करना मीन्स खर्च करना, रिकवर करना मीन्स जब भी आप गुड्स बेचोगे तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, और वो सेलिंग प्राइस में आपने ओवरहेड के नाम की कुछ अमाउंट फिक्स की होगी। तो जब भी जितने यूनिट्स बेचते जाओगे, पर यूनिट आपको उतने अमाउंट, जो सेलिंग प्राइस में आपने ओवरहेड का अमाउंट रखा है, उतना अमाउंट पर यूनिट रिकवर होता जाएगा। उसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सॉर्प्शन? आपका जो एक्चुअल आउटपुट है या एक्चुअल आवर्स है, उसके सामने आपका एब्सॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड कर दो, आवर बेस पे या यूनिट बेस पे, व्हाटएवर, एंड आप रिकवर करो। अब ये रिकवर करने की 7 मेथड हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, बट इसको बोलते हैं एब्सॉर्ब करना। अब ऐसा हो सकता है कि हमने जो एब्सॉर्ब किया कोई प्री डिटरमाइंड रेट के बेस पे, वो एब्सॉर्ब शायद एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा हो जाए, या वही एब्सॉर्प्शन एक्चुअल अमाउंट से कम हो जाए। तो वो किस सिचुएशन को, पहली सिचुएशन में ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाए उसको ओवर एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, और दूसरे में कम एब्सॉर्ब हो जाए उसको अंडर एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो जो भी अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन है उसकी 3 ट्रीटमेंट है, मैं बताता हूँ। बट पहले मेथड समझो, पहले ये पैराग्राफ पढ़ो। ओवरहेड्स आर टू बी चार्ज टू वेरियस फिनिश्ड गुड्स टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, because to determine the price of any product we need to understand the cost. It is very important to determine the cost, that is material labor overhead. For determining overhead cost, allocation, apportionment and reapportionment is done first. Then after, the total overhead of production department are linked with the various fixed finished products, and it is called as link करना means क्या करना? overhead absorb करना। अब absorb करने में ये 7 मेथड है, there are 7 methods। उसमें ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तीसरा ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, चौथा है मशीन ओवरहेड, 5वां है लेबर ओवरहेड, छठा है ड्यूअल रेट, दोनों का मिक्स, एंड लास्ट में ओवरहेड पर यूनिट।
अब है ना, ये मशीन आवर रेट का मैंने कोई और जगह से मैंने लिखा था, तो वहां से मैंने लिया है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट का फॉर्मूला। तो देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स, इसको मशीन आवर रेट की नॉर्मल फॉर्मूला बोलते हैं। बट ये ओवरहेड में दो पोर्शन है, एक है फिक्स ओवरहेड, दूसरा वेरिएबल ओवरहेड। ये जो आवर्स है वो आवर्स भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है नॉर्मल कैपेसिटी वाले आवर्स एंड दूसरा एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं या फिर कम भी यूज हो सकते हैं, व्हाटएवर। अब ये क्या करेंगे, फिक्स ओवरहेड है ना, एक कैपेसिटी बेस्ड एब्सॉर्प्शन होता है। फिक्स ओवरहेड को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हो, आप नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे जाते हो, जबकि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ये यूटिलाइजेशन बेस्ड एब्सॉर्प्शन है, मींस उसमें आप एक्चुअल आवर्स लेते हो। अब फॉर्मूला क्या है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट की, तो फिक्स ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी आवर से डिवाइड करो एंड वेरिएबल ओवरहेड को किससे, एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल आवर्स यूटिलाइज से डिवाइड करो। आर यू गेटिंग दिस? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये हमने पढ़ लिया। अब ये 18वां सम है और ये सम है ना पूरे ओवरहेड का सबसे कॉम्प्लेक्स सम, बराबर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था और मैंने बताया था, मॉड्यूल में से कराया था, और मैंने मॉड्यूल में से बताया, देखो 2 बार उन्होंने कैलकुलेशन किया, मैं करता तो बाजू बाजू में करता, एक बार पढ़ाया उसमें से, फिर लास्ट में मैंने देखा मेरे कुछ पुराने सॉल्यूशन में से ये जवाब मिला था और वहां मैंने बाजू बाजू में लिखा हुआ है, तो वो बाजू बाजू में लिखा हुआ सॉल्यूशन है इधर, वो भी मैं लाया हूं आपके सामने, ये पूरा सम है। तो क्विकली ये 5 मिनट में आपको मैं ये सम आपको समझा रहा हूं कि इसका कैसे यूज हो रहा है। यहां तो अभी हम कंसेप्ट ही देख रहे हैं, आपको ऐसा मालूम पड़ जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या, बट उसको देखने के लिए यू हैव टू रिफर द सम्स। तो वो जब भी सम्स देखोगे, मैं वैरायटी बता देता हूँ आपको, वैरायटी मालूम पड़ेगी, बट जब तक देखोगे नहीं, खुद करोगे नहीं, तब तक है ना कॉन्फिडेंस नहीं बैठेगा। सो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये सम्स को देखे, शांति से देखे, एक बार पढ़े, फिर है ना आप लिखे कुछ, मीन्स कोई भी सम्स आप लिख के सॉल्व करें। लिखकर में आपको पूरा प्रेजेंटेशन नहीं लिखना है, बट एटलीस्ट उसकी जो अमाउंट है वो सब आपको लिखनी है। मेरा सीए इंटर के अंदर ये कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में मेरे को बहुत आता था, बट मेरे मार्क्स नहीं आते थे, 38 ऐसे एक बार आए थे, बहुत रोया था उस टाइम, और उसकी वजह से ये सीए में चालू किया वो रिकवर करने के लिए। मेरा एक सीनियर था तपन शाह करके, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उस टाइम उसने मेरे को सलाह दी थी कि धवल तू है ना, तेरे को आता तो सब कुछ है, सभी को तू सिखाता है लाइब्रेरी में, बट तेरा खुद में लिखने में प्रॉब्लम है, तो तू एक काम कर, एक बुक पकड़, एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ा दी मेरे को, रवि एम किशोर करके ऑथर की, जिसके पास सीए, सीएमए और सीएस तीनों के सम होते हैं। और फिर मेरे को बोला कि इसके सभी सम्स तू लिख। शुरू में मेरे को बहुत टाइम हुआ, तो उसने बोला ऐसा नहीं लिखने का, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ मत लिख, तेरे को चौपड़े नहीं भरने। व्हाट यू हैव टू डू इज कि सपोज 60 सम्स दिए, तो 60 बार तेरा माइंड वो सम्स को पढ़ेगा और अपने हिसाब से सॉल्व करेगा। तो सिर्फ अमाउंट लिखना, दूसरा कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन पे मत जा, प्रेजेंटेशन तेरे को आता है। बट वो लेवल मेरा पहुंच चुका था कि जिसमें मेरे को कोई भी सम कैसे प्रेजेंट करना है वो आता था। बट फिर मैंने ये प्रयत्न किया, तो उससे क्या हुआ, हर एक चैप्टर के कुछ, और उस बार मेरे को पहली बार लगा कि मैं सच में कुछ नए अननोन एरियाज में जा रहा हूँ। ऐसी वैरायटीज मैंने सॉल्व की जो अलग अलग, सीए के सभी सम्स किए थे, बट उस बार मैंने सीएस के किए, सीएमए के किए, तो अब आइडिया है कि ऐसे भी पूछा जाता है। और फिर खुद सॉल्व करने के लिए बैठा, कुछ चीजें नहीं हुई, तो फिर मैंने अंदर देखा जवाब, तो तब जाके है ना कंसेप्ट माइंड में फिट किया, फिर रिपीट करता गया। उसके बाद आई गॉट एग्जाम्पशन, 72 मार्क का पेपर लिखा था, आई गॉट 68 मार्क्स। तो वो एकदम से 38 से मैं 68 पे आ गया, 72 में से, मींस मेरा परसेंटेज प्रोपोर्शन देखो ना, 72 में से 68, वेरी गुड, अराउंड 85-90% मेरा एक्यूरेसी होता था। मेरा पेपर छूट जाता था वो प्रॉब्लम था, बट ये आ गया। ये क्यों आ गया, ये लिख के कर रहा था। आपको भी एडवाइस है, कोई भी सम ऑडिट मत कर लो, सम देखा, जवाब देखा, टिक टिक कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं है, ये ऑडिट बोलते हैं इसको। वाउचिंग नहीं करना है हमको, हमको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ये सम पढ़ा, चलो मैं लिखता हूं कैसे सॉल्व होता है। उसमें गलती होगी, 80% गलती होगी, मैं बता रहा हूं, बट वही गलती में से आप सीखोगे क्या, ये गलती हुई है, सही जवाब तो ये है यार, ये लोचा हुआ। और ये जब गलती वाले इवेंट्स आपके माइंड में आते हैं ना, वो इवेंट याद रहते हैं। और जब सेम टाइप के एग्जाम्पल कुछ ही दिनों में एग्जाम में पूछ लिए जाए, आपको वो गलती वाला चीज याद रह जाता है और फिर वो रिपीट नहीं होता। तो ये ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो आप उस तरीके से सॉल्व करना। चलो देखो, AT लिमिटेड इंजीनियरिंग कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, इसके पास 25 मशीन थे,
फर्निशेस यू द फॉलोइंग डेटा, उसमें मशीन की कॉस्ट 50,000, लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू नील दे दी है, ओवरहेड एक्सपेंस आपको दिया है, फैक्ट्री रेंट 50,000, हीटिंग लाइटिंग 40,000, सुपरविजन 1.5 लाख रुपया, रिजर्व इक्विपमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, मशीन बी का एक दूसरा स्पेयर मशीन रखा है। रिजर्व इक्विपमेंट मींस क्या, सपोज ये प्रोजेक्टर है, बंद हो जाए तो मेरे को एकदम से लेक्चर में चालू, तो दूसरा प्रोजेक्टर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पड़ा हो तो उसको रिजर्व इक्विपमेंट बोलेंगे। आर यू गेटिंग? तो एक्स्ट्रा मशीन। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ फैक्ट्री 80,000 स्क्वायर फीट, और ये जो आपका मशीन बी है वो 3,000 स्क्वायर फीट जगह ले रहा है। वेजेस ऑफ ऑपरेटर 24 रुपया पर डे, 8 आवर शिफ्ट का, मीन्स 3 रुपया पर आवर, आवरली रेट हो गया। He attends one machine when they are under the setup and 2 machines when they are in operation. Most important point, golden point of this. एक वर्कर जब सेटअप तैयार कर रहा है तो एट ए टाइम एक ही मशीन हैंडल कर सकता है, बट एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस चालू हो गया तो एट ए टाइम 2 मशीन हैंडल कर सकता है। ये तो कैसा हुआ मालूम, आपकी मम्मी जब कुकर, प्रेशर कुकर में सब चीजें डालती है तो एट ए टाइम वो उसी प्रेशर कुकर पे ध्यान रखती है, बट एक बार एक कुकर लगा दिया, बाजू में दूसरा कुकर लगा दिया, अब जब उस पर हीटिंग प्रोसेस चालू होता है तो एट ए टाइम वो दोनों कुकर को एक साथ ध्यान दे सकती है कि इधर 15 मिनट के बाद, इधर 20 मिनट के बाद। आप समझ रहे हो? तो सेटअप के दौरान उसका जो टाइम है, सपोज आवरली 1 रुपया या 10 रुपया उसको देते हैं, तो 1 घंटा वो सेटअप में देता है तो वो खर्चा सिर्फ सेटअप में यूज होगा। बट वही 1 घंटा अगर वो प्रोसेसिंग टाइम में देता है तो 2 मशीन वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, तो वहां खर्चा आधा हो जाएगा। पर मशीन अगर मैं खर्चा निकालूंगा तो हाफ हो जाएगा प्रोसेसिंग टाइम के दौरान, बट सेटअप टाइम के दौरान वो हाफ का डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। 4th नंबर, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर 3600, एस्टिमेटेड सेटअप टाइम 400, पावर है 50 पैसा पर आवर, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स। ये कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स बाद में ढूंढते हैं, पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट ढूंढते हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट में 2 प्रकार के आवरली खर्चे आ जाएंगे ओवरहेड के, एक सेटअप वाला खर्चा एंड दूसरा प्रोसेसिंग वाला खर्चा। तो ध्यान से देखिएगा ये जवाब के प्रेजेंटेशन को देखो। मैंने क्या किया, एट ए टाइम दो चीज बाजू बाजू में बनाई, शेड्यूल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, और उसमें सेटअप टाइम, ये पहला वाला मुद्दा सेटअप टाइम है देखो, और ये क्या है, प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, अब सेटअप टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम का जो मैं डिफरेंस है वो समझाता हूं। अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, तो 50,000 का मशीन है, 10 साल तक चलेगा, तो एनुअल 5,000 डेप्रिसिएशन, और 5,000 को 4,000 आवर से डिवाइड करूंगा तो आवरली 1.25। अब ये मशीन सेटअप के दौरान भी फैक्ट्री में पड़ा रहेगा और प्रोसेसिंग के दौरान भी फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, तो दोनों में ये 1.25 खर्चा तो दोनों में आएगा, सेटअप के दौरान एंड प्रोसेसिंग के दौरान दोनों में 1 आवर यूज हुआ, मींस आवरली इतना रुपया डेप्रिसिएशन लग जाएगा। चलो अब फैक्ट्री रेंट, आपका फैक्ट्री रेंट कितना है, तो 50,000 रुपया फैक्ट्री रेंट है और 80,000 स्क्वायर फीट जगह है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 80,000 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 80,000 से विल कम टू नो कि भाई पर स्क्वायर फीट रेंट कितना। ठीक है, और ये मशीन भी 3,000 स्क्वायर फीट जगह यूज करता है, तो पहले तो 50,000 डिवाइडेड बाय 80,000 करके कितना आता है, 0.625 आता है, 0.625 पर आवर, सॉरी पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 3,000 कितना आता है बताओ। ओके, और वो जो भी आया उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, मेरे को तो पर आवर ढूंढना है ना, तो मेरे को 4,000 सेटअप के आवर्स मालूम है, तो 4,000 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, इधर तो पर आवर मिल जाएगा। एवरीवन गेटिंग दिस? चलो तीसरा है सुपरविजन। अब सुपरविजन का खर्चा आपको याद हो, सुपरविजन में उन्होंने बताया है, देखो यहाँ कितना है, 1,50,000 रुपया सुपरविजन। अब क्या करूंगा, 1,50,000 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 25 मशीन है हमारे पास, उन्होंने पहली लाइन में लिखा था, तो 25 मशीन से डिवाइड करके पर मशीन ढूंढ लूंगा, एंड फिर पर मशीन, एक मशीन के पीछे 4,000 आवर है, 4,000 आवर चलता है, तो डिवाइडेड बाय 4,000, तो पर आवर मेरे को सुपरविजन भी मिल जाएगा, तो ये भी इधर आ गया। और ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों खर्चे, तीनों खर्चे दोनों में कॉमन है, मीन्स आपको सेटअप के टाइम दौरान भी रखता है, प्रोसेसिंग के टाइम के दौरान भी ये खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड सुपरविजन। ये एक प्रकार से ना फिक्स टाइप का खर्चा है, डेप्रिसिएशन फिक्स टाइप का खर्चा है,
सैलरी सॉरी फैक्ट्री रेंट की भी फिक्स टाइप का खर्चा है, इवन सुपरविजन भी एक प्रकार की सैलरी है, वो भी फिक्स खर्चा है पूरे साल का 1.5 लाख, इसलिए दोनों में आता है। अब हीटिंग एंड लाइटिंग देखो, हीटिंग एंड लाइटिंग चौथा खर्चा। अब हीटिंग और लाइटिंग के बारे में क्या बताया उन्होंने, देखो एक अमाउंट बोली है उन्होंने, हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए अमाउंट है उनकी ये रही 40,000, हीटिंग एंड लाइटिंग 40,000 है। अब 40,000 को आप किससे डिवाइड करोगे पहले तो भाई हीट एंड लाइट, ये हमेशा याद रखना, हीटिंग या एयर कंडीशनिंग ये दोनों में एरिया ऑक्यूपाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एरिया ऑक्यूपाइड कितना आता है, 80,000 उन्होंने बोला। तो मैं क्या करूंगा, ये 40,000 का खर्चा है, 80,000 से डिवाइड करूंगा, तो पर स्क्वायर फीट हीटिंग का खर्चा 0.5 रुपीज। अब ये मशीन कितना ये जगह कितना स्क्वायर फीट ले रहा है, ये मशीन 3,000 स्क्वायर फीट जगह ले रहा है, तो 3,000 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 1,500 आएगा। अभी 1,500 को ये मशीन के आवर्स से, दैट इज 4,000 आवर्स से मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरे को 0.375 आया, इधर भी आया इधर भी आया, दोनों जगह पे। क्यों ऐसा सर, क्यों, क्योंकि ये खर्चा हीटिंग के रिलेटेड है, बराबर। आप सेटअप करोगे या फिर प्रोसेस करोगे, हीटर तो चलाओगे ही चलाओगे, तो ये खर्चा दोनों में कॉमन में आएगा, तो दोनों को 4-4 हजार आवर से डिवाइड किया। अब यहाँ देखो रिजर्व इक्विपमेंट, अब रिजर्व इक्विपमेंट का खर्चा कितना है, उन्होंने बोला है 5,000 रुपया। देखो रिजर्व इक्विपमेंट ये रहा 5,000, तो ये 5,000 के खर्चे को हम क्या करेंगे, 4,000 ओवर से डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, यहाँ भी 1.25 यहाँ भी 1.25। अब जो फर्क है ना वो मुद्दा आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, दो मुद्दे सबसे क्लासिकल मुद्दे, एक है वेजेस ऑफ ऑपरेटर, ये तीसरा मैंने बोला ना गोल्डन पॉइंट। अब वेजेस कितना है, 24 रुपया पर डे 8 आवर ईच, तो 24 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा, पर आवर 3 रुपीज आएगा। अब सेटअप के दौरान सपोज उसने 1 घंटा यूज किया तो एक ही मशीन पे वो ध्यान दे पाएगा, तो सेटअप के दौरान सपोज 1 आवर दे रहा है तो 1 आवर का 3 के हिसाब से ही लगेगा। तो देखो यहां मैंने सेटअप के दौरान ये 3 रुपीज ही लगाया है, ये रहा देखो। बट जब प्रोसेसिंग काम चालू हो जाए तब एट ए टाइम वो 2 मशीन हैंडल कर सकता है, तो वो जो 3 रुपया है उसमें तो वो 2 मशीन हैंडल कर सकता है, तो पर मशीन कितना 1.5 रुपये, तो दैट इज 1.5। मैं क्या कर रहा हूं, इधर 1 मशीन से डिवाइड कर रहा हूं, इधर 2 मशीन से डिवाइड कर रहा हूं, और वो इंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट हमने समझ लिया। अब एक लास्ट मुद्दा है पावर का खर्च। अबे ना ये थोड़ा माइंड लगाने वाला मुद्दा है। पावर का मीनिंग क्या होता है, वो हैवी इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल यूनिट से मेजर करते हैं, पावर को हॉर्स पावर या किलोवाट आवर से मेजर करते हैं। अब ये जो हॉर्स पावर है ना, वो जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना तभी कंज्यूम होता है, सेटअप के दौरान नहीं होता। सेटअप में तो आप चीजें इकट्ठा करते हो, है ना, उसका सेटअप लगाते हो, प्रोसेसिंग के दौरान ही वो ओवर यूज होगा। तो क्या होगा कि ये जो पावर का खर्चा है ना वो प्रोसेसिंग के दौरान ही आएगा, सेटअप के दौरान आएगा ही नहीं। तो जरा ध्यान से देखो कितना खर्चा है, पावर का खर्चा निकालो, वेयर इज द पावर कॉस्ट, 1 मिनट, ये रहा 0.5 पर आवर, ये रहा देखो 0.5 पर आवर। तो ये 0.5 पर आवर कब आएगा मालूम, ओनली व्हेन यू आर मेकिंग प्रोसेस, नॉट ड्यूरिंग योर सेटअप टाइम। तो देखो प्रोसेसिंग के टाइम पे ये मैंने 0.50 लिया है, सेटअप के टाइम पे डैश लिया है, देखो लिया ही नहीं, बराबर, बस वही है डिफरेंस, इतना ही है, बस टोटल कर दो। ये मेरे को मिला 7.84 रुपीज सेटअप के दौरान का पर आवर खर्चा, और जितने आवर में काम कर रहा हूं उस दौरान 6.84 का पर आवर खर्चा, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिला, मशीन आवर रेट मिला, बट कौन सा, कॉम्प्रिहेंसिव, और ये सेटअप टाइम का है, और ये वाला दूसरा वाला प्रोसेसिंग टाइम का है। समझ में आ रहा है। अब देखो चलो ये पहला वाला पोर्शन हो गया, अब सेकंड वाला पोर्शन समझते हैं, ये यहां से आगे का, कि भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स। ये 2 जॉब है 1102 एंड 1308, उसमें सेटअप टाइम इतना है, ऑपरेशन टाइम इतना है, तो इसको मैं सेटअप आवर के आवरली कॉस्ट से और इसको मैं प्रोसेसिंग आवर की आवरली कॉस्ट से मल्टीप्लाइड करूंगा। ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग था, ये 6 पॉइंट समथिंग है, देखो तो 7.84, ये 6.84, तो इसको मैं 7.84 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा और इसको 6.84 से। सेकेंड जॉब में भी ऐसे ही करेंगे, ये सेटअप आवर है तो 7.84 से और इसको 6.84 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो अब जो टोटल आएगा दैट वुड बी द टोटल ओवरहेड्स फॉर जॉब नंबर 1102 एंड दिस इज ओवरहेड्स फॉर जॉब नंबर 1308। समझ में आया। इसका प्रेजेंटेशन भी देख लो इधर,
ये रहा देखो, कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड ऑपरेशन टाइम, उसमें मैंने 80 आवर्स 130 आवर्स, इसमें 7.84 से 6.84 से कौन सी जॉब है 1102, एंड 1308 में सेम 40 आवर 160 आवर बट 7.84 6.84 ये हमको मिला, तो ये मेरा ओवरहेड कॉस्ट मिला। ठीक है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। आपको लगा होगा कि नहीं सर ये तो पूरा समझ में आ चुका है, समझ आ रहा है पूरा, ऐसा कुछ टफ नहीं लग रहा है। टफ नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, ऑडिट करना है इसलिए भी अच्छा लग रहा होगा। बट यहाँ तो मैं यही करा सकता हूँ, पढ़ाने के टाइम पे आपको मैंने वो बताया था लॉजिक, इसमें हमने टाइम निकाला है, ये सम में हमने काफी टाइम निकाला। बट आप है ना ये सम को लास्ट डे रिवीजन वाले में रखना, एलडीआर होना चाहिए, ये सम लास्ट में ही पढ़ना है, कंपलसरी पढ़ना है, इसमें मिस्टेक ना हो जाए। बट मैं बताऊं अगले दिन आप पढ़ के जाओगे ना तो आपको 7.84 एंड 6.84 याद होगा पहले से। पूछ लिया गया ना तो सीधा जवाब आ जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, तो ओवरहेड का ये मुद्दा खत्म। अब अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन कैसे ढूंढते हैं, तो ये मुद्दा देखो, ये मैंने लिखा हुआ है कि सपोज 1 लाख ओवरहेड इंकर्ड है और 95 एब्सॉर्ब है, तो मैथमेटिकली ये पॉजिटिव आया तो ये अंडर एब्सॉर्प्शन है। क्यों, पहले आपने इंकर्ड लिखा फिर एब्सॉर्ब लिखा। अब उल्टा कि इंकर्ड 1 लाख किया बट एब्सॉर्ब आपने 1,10,000 कर दिया, तो मैथमेटिकली नेगेटिव आया, बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर एब्सॉर्प्शन। तो पहले तो अंडर एब्सॉर्प्शन एंड ओवर एब्सॉर्प्शन को समझ लो। मैं तो बताऊं ये चीज ना मालूम हो, कोई शायद भूल जाए, ओवरहेड एब्सॉर्ब पहले लिख दे, सपोज वो एब्सॉर्ब पहले लिख दे और इंकर्ड बाद में लिखे, तो फिगर चेंज हो जाएगी। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको है ना कंसेप्चुअली याद रखना है कि मैंने खर्चा कितना किया 1 लाख का, उसके सामने रिकवरी कितने की, रिकवरी का मीनिंग होता है एब्सॉर्प्शन। और मैं तो बता रहा हूं आपको याद कैसे रखना है मालूम, आपको मैंने इंटी नॉन इंटी में एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एफओएच कंट्रोल अकाउंट, फिर एओएच कंट्रोल अकाउंट। तो उसमें ना डेबिट साइड पे हम इंकर्ड लिखते थे और यहाँ एब्सॉर्ब लिखते थे। तो इन शॉर्ट यहाँ भी देखो ये आपको अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन ढूंढना है, तो पहला क्या लिखेंगे इंकर्ड और दूसरा क्या लिखेंगे एब्सॉर्ब, ऐसा समझ लो ये एक अकाउंट है, तो डेबिट एंड क्रेडिट उसके जैसा ही हो गया। अब ये जो डिफरेंस है उसको अंडर एब्सॉर्प्शन या ओवर एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। जो भी आए अंडर या ओवर उसकी ये 3 ट्रीटमेंट है, कैरिड फॉरवर्ड, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल एंड सप्लीमेंट्री रेट। इधर देखो अमाउंट कम हो तब, फिर यहाँ ये यूज नहीं होता है, वाई, बिकॉज मैचिंग कंसेप्ट को वो डिस्टॉर्ट करता है। तो ये दो तो हम समझ गए। अब सप्लीमेंट्री रेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें एफओएच को डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड सीओएस में ले जाओ, एओएच को सिर्फ फिनिश गुड्स और सीओएस में ले जाओ, एसओएच को सिर्फ सीओएस में ले जाओ, बराबर। ये मुद्दा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कि अगर कोई सम में आपको अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन दिया है, सपोज ₹1,00,000 अंडर एब्सॉर्प्शन मिला, फिर आपको रीजन बताया कि उसमें 40% अंडर एब्सॉर्प्शन बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, तो वो सिचुएशन को एबनॉर्मल दिखा देनी है और एबनॉर्मल चीजें कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाते हैं, ये भी याद रखना है। तो वो 1 लाख का अंडर या एब्सॉर्प्शन, अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन है, उसमें से 40% तो हम कहां ले जाएंगे, कॉस्टिंग पीएनएल। बाकी का जो 60% नॉर्मल रीजन की वजह से था, वहां आप सप्लीमेंट्री रेट यूज करते, ठीक है। तो एक सम है जिसके अंदर ऐसा दिया हुआ है, वो लास्ट डे रिवीजन में आप देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सम, बराबर। सो वो अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन का मुद्दा हो गया। अब इसके साथ जुड़ा हुआ और मुद्दा है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब इसमें आपको मालूम है 5 मेथड है। पहली स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, उसमें क्या करते हैं, देखो ऐसा है ना, खर्चे को प्लॉट करते हैं कि इतने यूनिट्स वाई एक्सिस पे और सॉरी एक्स एक्सिस पे और यहाँ वाई एक्सिस पे आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा प्लॉटिंग करेंगे, ऐसा ऐसे प्लॉट करते जाएंगे। आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ध्यान में लेने पड़ेंगे। फिर वो जो प्लॉटिंग है ना, उसमें आपको एवरेज वाली लाइन बीच वाले में से निकालनी, और वो वाई एक्सिस पे जहां टच होती है ना, वो आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट, यहां तक फिक्स कॉस्ट, और यहां से ऊपर वाला जो भी खर्चा है ये वाला, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। तो आप अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे फिक्स एंड वेरिएबल में बांट सकते हो। ये इसका नाम क्या है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, पहली मेथड। दूसरी मेथड का नाम है एनालिटिकल मेथड या टेक्निकल मेथड। इसमें हम कोई भी नॉर्मल तरीका यूज नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। सो दैट इज वाई वहां आप सुपर एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाते हो और वो हमारे खर्चे को बाइफरकेट करके देते हैं। सो दैट इज उसका नाम है एनालिटिकल या टेक्निकल मेथड।
इसके बारे में शायद ऐसा लिखा है मैंने, वो पढ़ लेना आप। फिर तीसरा है हाई लो मेथड, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, और उसमें एक फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की। व्हाट इज फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो उसका यूज करना है। अब उसका यूज करके आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, कोई एक लेवल पे जाएंगे, सपोज 70% या 80%, उस पे आपको जितने यूनिट दिए होंगे वो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करोगे तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से उतना वेरिएबल पोर्शन मिल जाएगा, बाकी का पोर्शन आपका फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल है। देखो मैंने एक सम इधर लिखा है, आपको ये लोअर एंड हायर का डिफरेंस लेना है। यूनिट्स दिए है देखो इधर, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी है। तो हाई एंड लो, पहले आप कॉस्ट का डिफरेंस ले लो, 45,000 एंड 20,000 का डिफरेंस, दैट इज 25,000 आ गया। एंड फिर यूनिट 7,000 और 2,000 का डिफरेंस, दैट इज 5,000 आ गया। 25,000 डिवाइड बाय 5,000, 5 रुपया पर यूनिट। फिर कोई भी एक लेवल पकड़ लो, सपोज 2,000 यूनिट पे हमने चेक किया, तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, उसमें वेरिएबल पोर्शन कितना, तो 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो 5 रुपया आया था वो, तो ऐसे करके 10,000 आया। ये 20,000 में से 10,000 कटा तो बाकी का 10,000 आपका फिक्स कॉस्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमको आता है, हमने ये पढ़ा है बहुत बार, बराबर। और ये इसके बेस पे सम्स आए तो हम कर पाएंगे। 3 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर में पूछा जा सकता है। हाई लो का दूसरा यूज है चेंज इन एक्टिविटी। उसमें इंस्टेड ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कोई भी 2 लेवल आप ले सकते हो, दूसरा कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। लास्ट मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके अंदर आपको एज्यूम करना है कि लेट x इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, y इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर आप इक्वेशन बनाओ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल प्लस फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी के बारे में हमने क्या किया है, तो सपोज हमको कुछ दिया होगा कि 2,000 क्वांटिटी है एंड आपकी वेरिएबल कॉस्ट x है, टोटल फिक्स कॉस्ट y है, बट आपको 2,000 यूनिट पे 20,000 रुपया सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो लिख देते हैं। फिर ये इक्वेशन बना देंगे। ऐसा 5,000 यूनिट पे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एंड सॉल्व करने के बाद आपको कोई एक फिगर मिलेगी, उसको दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा y, एंड फिर आपको x एंड y मिलेंगे। तो ये 5 मेथड थी सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल की, वो हमारी हो गई। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको ओवरहेड में एब्सॉर्प्शन का कंसेप्ट बताया, वो 7 मेथड दिखाई, अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन की ट्रीटमेंट बताई, ये सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल बताया, मशीन आवर रेट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट और उसका एक सम बताया। अब शुरुआत का, ये बीकॉम वाला है, बीकॉम में ये ज्यादातर पूछा जाता है, जिसमें अलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट ये मुद्दा है, और उसमें भी ज्यादा ये 2 ही पूछा जाता है, अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट। अलोकेशन तो कंसेप्ट वाइज है। अब अलोकेशन का मीनिंग क्या होता है, जो डिपार्टमेंट का खर्चा है उसी डिपार्टमेंट में वो खर्चे को लिखना। अगर आपके पास मेरा ओवरहेड का पैम्पलेट हो तो उसमें पहले 2-2.5 पेज में एक सम कॉमनली लिया है मैंने, जिसमें ये 5 मेथड हमने कवर किए। तो उसमें सबसे पहला अपोर्शनमेंट, सॉरी सबसे पहला अलोकेशन। उसमें क्या होता था, 5 डिपार्टमेंट थे, 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस, और फिर 5 खर्चे दिए थे, और हर एक खर्चे में मैंने लिखा था ये डिपार्टमेंट का खर्चा, ये दूसरे डिपार्टमेंट का, ये तीसरे का, हर एक को उसी डिपार्टमेंट के अंदर लिखा, तो वो अलोकेशन। अपोर्शनमेंट टफ है। अपोर्शनमेंट में क्या होता है कि कॉमन खर्चा होता है, जिसको कुछ आपको रीजनेबल बेसिस में बाइफरकेट करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट। कॉमन खर्चे को क्या करेंगे, रीजनेबल बेसिस पे बाइफरकेट करेंगे, और वो रीजनेबल बेसिस का लिस्ट है 23 आइटम्स। मैंने कुछ 4-5 रेफरेंस बुक में देख के बनाया हुआ है, वो भी इधर मैंने शायद कवर किया है, नहीं हाँ ये रहा, चलो आ गए। तो ये सभी बेसिस मैंने लिए हैं, मैं बेसिस में नहीं जाऊंगा, बट मैंने एक जगह पे कंपाइल करके रखा है, तो आपको लास्ट में यही देखना हो तो आप देख सकते हो। अब अलोकेशन के बाद अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट में क्या करेंगे, कॉमन खर्चा जो होगा उसको ये इसमें से कोई भी, ये 23 में से कोई भी 23 होगा, वो बेस के बेस पे बाइफरकेट करेंगे, बराबर, 5 में मींस 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट। सो पहले 2 ट्रीटमेंट के बाद क्या आएगा, 5 डिपार्टमेंट में अलोकेटेड ओवरहेड्स होंगे, 5 में अपोर्शनड ओवरहेड्स होंगे। बट आपको मालूम है प्रोडक्शन कहाँ होता है, सॉरी फिनिश गुड्स कहाँ बनता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट तो असिस्ट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इनटू प्रोडक्शन। अब ये रीअपोर्शनमेंट करने की 5 मेथड्स, उसमें बेसिक 2 प्रकार है, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड एंड नॉन रेसिप्रोकल सर्विस मेथड।
मीन्स एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है और दूसरा पहले को भी दे रहा है, इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे। इसमें 3 मेथड आती है। और नॉन रेसिप्रोकल है, मीन्स पहला दूसरे को दे रहा है बट दूसरा पहले को नहीं दे रहा है, पार्शियल। एंड दूसरा पहला दूसरे को नहीं दे रहा है, दूसरा पहले को नहीं दे रहा है, ये भी एक, ये दोनों नॉन रेसिप्रोकल है। तो नॉन रेसिप्रोकल मेथड के अंदर जो 2 मेथड्स है, एक है डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन। ये कब आती है मालूम है? जब दोनों एक दूसरे को सर्विस नहीं देते तभी डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन आती है। बट सपोज पहला दूसरे को दे रहा है पर दूसरा वाला पहले को नहीं दे रहा है, तो वहां स्टेप डाउन मेथड है, स्टेप लेडर मेथड बोलते हैं इसको। और इसका एक सम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे बुक में एक सम लिखा है और उसमें ना सीक्वेंस बराबर नहीं है। मीन्स 3 सर्विस डिपार्टमेंट में पहला किसको करेंगे, तो वो सीक्वेंस हमको देखनी है कि वो सर्विस डिपार्टमेंट का बेस देखो, उसके बेस पे वो किसको दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दे रहा है वो देखो। तो सबसे पहले आपको कौन सा डिपार्टमेंट लिखना है? सपोज ये 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट में 3 है, 1 2 3, तो उसमें 1 कौन सा लिखना है? तो जो बाकी के दोनों को सर्विस दे रहा है उसको पहले लिखना है। फिर सेकंड नंबर पे किसको लिखना है? जो सिर्फ ये तीसरे को देता है, पहले को नहीं देता है, वो लिखना है। और तीसरे में किसको लिखना है? वो सिर्फ ये दोनों के पास से सर्विस ले रहा है बट ये दोनों को दे नहीं रहा है, ऐसा उसको सबसे लास्ट लिखा। तो एक सम है ऐसा, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, आप जरा उसको सॉल्व कीजिएगा, लास्ट डे रिवीजन में काम का है, बड़ा स्टेप डाउन का वो सम बड़ा काम का है, तो डू इट। फिर रेसिप्रोकल सर्विस। रेसिप्रोकल सर्विस मींस एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को, दूसरा पहले को, सभी एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, रेसिप्रोकल सर्विस। उसमें 3 मेथड है। पहली मेथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा कॉमन मेथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप क्या करोगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में? तो मैं सपोज ऐसा बताऊं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 है, तो सबसे पहले यहां से आप ये तीनों में बांटोगे और इधर भी बांटोगे। फिर यहाँ ये दोनों का जो टोटल है वो यहाँ भी बांटोगे और ये तीनों में भी बांटोगे। फिर ये वाली चीज इधर ब्रैकेट में ले जाओगे, ये तीनों में बांटोगे, इधर भी बांटोगे। फिर ये वाली चीज इधर ब्रैकेट में ले आओगे, ये तीनों में बांटोगे और इधर भी बांटोगे। ऐसा कितनी बार करना है? ये 2 की एक पैर, ये 2 की दूसरी पैर है, ये 2 की तीसरी पैर, 3 बार करना है ऐसा। और लास्ट टाइम जब करो उस टाइम क्या करना कि पॉइंट में फ्रैक्शन में आ चुका होगा तो बाजू वाले सर्विस डिपार्टमेंट को इग्नोर कर देना, सीधा प्रोडक्शन में ही बांट देना। तो ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, है ना, सबसे लंबा मेथड, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये मेथड जो भी यूज कर रहा होगा ना, आजू बाजू वाले को कैलकुलेटर के आवाज से बहुत डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो ये था आपका रिपीटेड। अब दूसरा है उसी में ये ट्रायल एंड एरर है, उसके जैसा ही है। फर्क क्या है? ट्रायल एंड एरर में ये जो पहले 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे ना, उसको भी हम बांटते थे। अब यहां नहीं बांटना है, यहां डैश कर दो, सिर्फ यहाँ का यहाँ बांटो, यहाँ का यहाँ बांटो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर लास्ट में ये जो पॉजिटिव चीजों का टोटल आ जाए वो टोटल को इधर ये तीनों में बांटना है, यहाँ ये टोटल को ये तीनों में बांटना है। तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब है ना, ये मेरे को कोई भी सम इसका कराना नहीं, हमने बहुत सम किए, बट आपको मेरा जो पहला सम मैंने दिया है, पहले 2.5 पेज टेम्पलेट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये 5 मेथड एक साथ आ जाएगी, तो उसके कोई रिपीटेटिव सम नहीं करना है। इसमें एक सिर्फ केयर करना, मैं बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस दिया है और वो भी सर्विस डिपार्टमेंट का, तो वो सर्विस डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस बेस में दिया होगा, वो अपोर्शन वाली आइटम्स में नहीं दिया होगा, कॉमन खर्च में अलग से बेसिस में दिया होगा। तो बेसिस में से इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल को पर्टिकुलरली सर्विस डिपार्टमेंट वाले, उसको भी आप अपोर्शन में सर्विस डिपार्टमेंट में ही रखे एंड फिर टोटल में ले ले, और वो टोटल को फिर रीअपोर्शन में ले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ मिस्टेक हो सकती है, और ये मैंने बहुत ध्यान से समझाया, आपने पढ़ा भी है, आपको आता भी है, बस जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। ठीक है, अब लास्ट है, सॉरी, ट्रायल एंड एरर समझ लिए हम, रिपीटेड समझ लिए, ये इसी का एक्सटेंशन है। अब लास्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें क्या करते हो? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप इक्वेशन बनाते हो कि लेट x इज द टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट x एंड y इज द टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट y, एंड फिर आप इक्वेशन बनाओगे कि x इज इक्वल टू मीन्स उसका सभी अपोर्शनमेंट तक का टोटल प्लस सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट,
एंड डिपार्टमेंट वाई में अपोर्शनमेंट तक का टोटल, एंड फिर सर्टेन डिपार्टमेंट फ्रॉम एक्स, सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। फिर ये दोनों इक्वेशनों को पहले इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में लगाएंगे, एक्स या वाई पहले ढूंढ लेंगे, उसकी फिगर दूसरे में रखेंगे और दूसरा ढूंढ लेंगे, तो ऐसा करके आपको मिलेगा। तो मेरा वो जो 2.5 पेज वाला मटेरियल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीजों के लिए, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे से हमने किया है, इसलिए मैं कोई सम उसका कराता नहीं हूँ, बट आपको बोल के समझा देता। तो ये हो गए, इसके बेसिस भी मैंने इसी के साथ दे दिए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस है, जैसे कि ऑडिट फीस है। ऑडिट फीस को कौन से प्रोपोर्शन में, सेल्स या टोटल कॉस्ट के प्रोपोर्शन में ले जाओगे, है ना। फिर आपके जितने भी इनडायरेक्ट वेजेस है वो डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में। फिर जहां भी मिसलेनियस आ जाए शब्द तो वो भी डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन। डायरेक्ट वेजेस वुड बी द लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ ना समझ में आए क्या करना है तो डायरेक्ट वेजेस, या फिर वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो तो मशीन आवर्स। तो ये आपके बेसिस होने चाहिए। यहाँ बेसिस बड़े ध्यान से रखे हैं, वो सीक्वेंस भी जो मैंने लेफ्ट टू राइट की रखी है उसको भी बड़ा ध्यान से मैंने लिखा है, तो उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। बस बाकी था तो इसके अंदर कुछ दूसरा नहीं है। मैं लास्ट में देख लेता हूँ अगर कुछ बचता है तो। नहीं, इसमें कुछ बाकी नहीं है।